हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप सब? होप यूर ऑल गुड और प्रिपरेशंस अच्छी चल रही हैं। सो गाइस, हमने सेक्शन नंबर 17 कल कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था एडमिशन्स के बारे में कि एडमिशन स्टेटमेंट्स होती हैं। दे कैन बी ओरल, दे कैन बी रिटन, दे कैन बी इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है। सो अब हम धीरे धीरे जिस तरीके से एडमिशन के बारे में पढ़ेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडमिशन कोई भी बंदा कर रहा है, मीन्स आप लगा लीजिए कि मैं एडमिशन कर रही हूँ। ठीक है, सेक्शन नंबर 18 हम करेंगे, बट एडमिशन के बारे में हम थोड़ा बहुत और भी देखेंगे कि एडमिशन जो है, जो बंदा एडमिशन कर रहा है, जो एडमिशन यूज़ होगा वो उसके अगेंस्ट यूज़ होगा, अगेंस्ट द मेकर ऑफ द एडमिशन। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं अपने फेवर में कोई बात कर रही हूँ तो वो एडमिशन एज तौर पे नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक एडमिशन क्या है, जनरली एडमिशन वही तो हुआ इधर की, वही तो यूज़ करेंगे ना, क्योंकि हर एक बंदा अपनी फेवर की बात करता है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ भाई, वो जो बात करी जा रही है वो उनकी फेवर की है या नहीं है, तो जनरली जो भी बंदा बात करेगा वो अपने फेवर की बात करेगा। बट हम ये मान के चलते हैं कि भाई अगर कोई बंदा अपने अगेंस्ट कोई बात कह रहा है, अपने फेवर में ना कह के अपने ऊपर एक लाइबिलिटी लेके कोई बात कह रहा है, तो वो हम मान लेंगे कि एज एन एडमिशन के लिए वो एज ए ट्रुथ मान लेंगे कि हाँ भाई वो सच ही बोल रहा होगा। कोई अपने ऊपर तो जान के लाइबिलिटी लेता नहीं है ना। सो दैट वॉज द थिंग हमने पढ़ा था। सो इट इज़ बेसिकली द एडमिशन जो कि रिलेवेंट होगा कब? एज अगेंस्ट द मेकर के अगेंस्ट जाएगा। पहली थिंग तो ये। अब हमने कल थोड़ा बहुत डिस्कस किया था रिगार्डिंग दी इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एडमिशन्स। सी फॉर्मल एडमिशन और अगर हम बात करें इनफॉर्मल एडमिशन की, तो फॉर्मल एडमिशन क्या हो गया? जुडिशियल मतलब कि आप कोई भी ट्रायल के दौरान, कोई भी प्रोसीडिंग के दौरान अगर कोई एडमिशन कर रहे हैं तो वो आपका एडमिशन हो जाएगा फॉर्मल एडमिशन, जुडिशियल एडमिशन। जहाँ से भी इनफॉर्मल की बात करें तो एक्स्ट्रा जुडिशियल। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब कि मान लीजिए कोई प्रोसीडिंग थी, उससे पहले कोई पार्टीज थी या कोई भी लोग थे, कोई बात कही, उन्होंने किसी चीज़ को एडमिट किया, कोई भी एडमिशन किया, वो एडमिशन जो उन्होंने एडमिशन किया वो इस पर्पज़ के लिए नहीं किया था कि वो किसी लीगल प्रोसीडिंग में या किसी ट्रायल में या किसी लिटिगेशन में उनके अगेंस्ट यूज़ हो जाएगा। है ना, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, दो पार्टी से वो आपस में बात कर रही है, तो वो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल है मतलब प्रोसीडिंग से पहले की बात हो रही है, जो प्रोसीडिंग से पहले आप लोगों ने एक दूसरे से बात करी या कोई एडमिशन किया, तो वो वहाँ पे एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हम सेक्शन नंबर 23 रीड करते हैं। जब हम सेक्शन नंबर 23 पढ़ाऊँगी उस टाइम पे मैं आपको इससे कनेक्शन बता दूँगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल एडमिशन हमने कर लिया कि एडमिशन्स क्या है, will be used as against the maker, they will be suggesting an inference। ठीक है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में, जो कि अब हम पढ़ने वाले सेक्शन 18, 19, 20, 21 एंड एट्सेट्रा। सो आज हम बात करने वाले हैं कि एडमिशन्स कौन कौन से पर्सन्स दे सकते हैं और कब कब वो किस किस सिचुएशन में रेलेवेंट होंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 18। सो गाइज, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, आई सॉल्व इट आउट। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर 18। सी सेक्शन नंबर 18 है तो सिंपल, बट इसके अंदर बाइफिकेशन कर रखी है पर्सन्स को लेकर कि कौन कौन से पर्सन्स कब कब एडमिशन दे सकते हैं और कैसे कैसे दे सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, उन लोगों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से लोग एडमिशन्स दे सकते हैं। तो एडमिशन करने वाले कौन कौन होंगे। सेक्शन नंबर 18 के डायरेक्ट हम ले लीजिए अपना एंड प्लीज स्टार्ट रीडिंग। ओके, नाउ एडमिशन बाय अ पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। सेक्शन नंबर 18 जो है उसकी लैंग्वेज ये है कि एडमिशन किसी पार्टी के द्वारा टू अ प्रोसीडिंग और हिज एजेंट, दो बातें कही गई है, पार्टी टू अ प्रोसीडिंग, ठीक है, और हिज एजेंट। अब पार्टी टू प्रोसीडिंग, सबसे पहला वर्ड ही पार्टी है, तो पार्टी से आप लोग क्या समझते हैं? इट कुड बी प्लेंटिफ, इट कुड बी डिफेंडेंट। ठीक है, ये आपकी पार्टीज हो जाएंगी। पार्टीज हुई ना सूट की, प्लेंटिफ हो गया, डिफेंडेंट हो गया, वो सब आपकी
पार्टीज होंगी। एजेंट रिप्रेजेंटेटिव अगर सूट कर रहे हैं उसमें भी, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में करेंगे बाद में, जिसमें अभी आगे पॉइंट आने वाला है। तो ये आपकी पार्टीज टू द प्रोसीडिंग होगी और हिज एजेंट। अब एजेंट की बात भी हो रही है साथ में। सी एजेंट की बात ये हो रही है, एजेंट कौन होता है? एजेंट वो एक बंदा होता है जो कि हम ऑथराइज़ करते हैं। कोई भी एक प्रिंसिपल जो है वो अपने अंडर एक किसी बंदे को ऑथराइज़ करता है कि तू मेरे बिहाफ पे ये काम कर, ठीक है। अब यहाँ एजेंट का क्या रोल है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलो रीड करते हैं। स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग, किसी भी प्रोसीडिंग है। अब यहाँ जो प्रोसीडिंग वर्ड है ना वो क्रिमिनल और सिविल दोनों पे ही अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा दोनों पे? क्योंकि यहाँ प्रोसीडिंग वर्ड जो दे रखा है, क्योंकि पार्टीज तो दोनों में होगी ना, प्लेंटिफ डिफेंडेंट हो गया आपका, वो उसमें हो गया, तो वो होगा सिविल में भी होगा अप्लाई और क्रिमिनल में होगा। ये प्रोसीडिंग का यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है। नाउ बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी। अच्छा, अगर इस पार्टी ने, जो मान लीजिए हम देखते हैं कि आपके पास ये सेक्शन नंबर 18 हम कर रहे हैं, इसमें हमने बोला कि प्रोसीडिंग होगी, पार्टी टू द प्रोसीडिंग होगी। तो पार्टी टू द प्रोसीडिंग क्या होगी? एक तो बात होगी प्रोसीडिंग की, ठीक है। जो पार्टी है, पार्टी ने किसी एजेंट को ऑथराइज़ किया, ठीक है। देखो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जनरली एजेंट का कोई रूल आता नहीं है, ठीक है। उसमें ये एजेंट का कोई जो फंडा है ना ये काम नहीं करता, कम यूज़ होता है। क्योंकि बेसिकली हम एजेंट किसको बनाते हैं, मतलब आप क्रिमिनली अगर कोई एक्ट हो रहा है तो उसमें आप अपने एजेंट को लायबल करोगे, वो एक लायबिलिटी वाली डिफरेंट एंगल चला जाता है। यहाँ पे हम एक प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं, किसी भी प्रोसीडिंग में, और उसका कोई एजेंट हो, ठीक है। जनरली मैं बता रही हूँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। स्टेटमेंट्स मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय एन एजेंट ऑफ सच पार्टी whom the court regards, जिसको कोर्ट रिगार्ड करता है, एज इन अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ऑथराइज्ड बाय हिम टू मेक देम आर एडमिशन। सी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि हम कब कह रहे हैं कि अगर एक कोई पार्टी है, किसी भी प्रोसीडिंग में कोई एक पार्टी है, ए है, बी है, सी है, अगर ये लोग पार्टीज़ हैं तो अगर ये कुछ एडमिशन करेंगी तो ऑब्वियसली वो रेलेवेंट हो जाएगा, है ना। वो एडमिशन के तौर पे ट्रीट कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पार्टीज़ हैं, ठीक है। सेकेंडली, अगर मान लीजिए कोई एजेंट अथोराइज़ किया आपने कि भाई तू मेरे बिहाफ पे आज चला जा, और अगर तू जो बात कहेगा वो, अगर आपने उसको एक एम्प्लॉयड अथॉरिटी दे रखी है या कोई एक्सप्रेस अथॉरिटी दे रखी है कि तू मेरे बिहाफ पे ये जाके एडमिशन कर सकता है, तो वहाँ वो जो स्टेटमेंट्स यूज़ होंगी, जो भी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगी, वो एज एन एडमिशन काम करेंगी। पहली बात तो ये आ रही है समझ में, ठीक है। तो पहला तो हो गया आपका फंडा पार्टी का और आपके एजेंट का। सेकंड आता है यहाँ पे बाय अ सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर इज द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। अब आप एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या आप इसमें देखिए अलग अलग लोगों के ना अलग अलग व्यूज़ होते हैं। जैसे कोई कहता है कि पार्टनर्स होगा, दैट विल नॉट फॉल अंडर दिस, वो आगे वाले उसमें फॉल करेगा पॉइंट में। इसमें रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का मतलब है कि कोई बंदा किसी एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज़ को। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं, कर्ता ऑफ द फैमिली, ट्रस्टी ऑफ अ ट्रस्ट, किसी भी प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब कर्ता का एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके फादर जो हैं वो एक कर्ता है, ठीक है। अब वो कर्ता है, ये एक प्रॉपर्टी है, आपके फादर इस प्रॉपर्टी को देख रेख करते हैं इसमें। अब आपके फादर, आप उनके बेटे हैं ए और बी, ठीक है। अब जो फादर हैं वो एक होल्ड करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इस प्रॉपर्टी को लेके। कैसे? क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर उसमें है, मतलब वो एक कर्ता है, हेड ऑफ द फैमिली है, फादर है, प्रॉपर्टी को हेल्ड कर रहे हैं, वो इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर कोई भी सूट इंस्टीट्यूट होता है तो वहाँ पे वो चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी मान ली जाएगी कि भाई वो एज एन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है, क्योंकि आप उसके लिए लाइबल तो होंगे ना। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे आप गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट है, अगर इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं,
मोदी जी जाते हैं, जाके कोई डील करके आ जाते हैं, कि आपने उनको कोई वो दे रखा है कि आपको ही करके आना है? क्यों वो कर रहे हैं? और वो हम सब पे बाइंडिंग क्यों है? क्यों? क्योंकि हमने ही उनको रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर दिया है वो, कि आप हमें रिप्रेजेंट करेंगे, और वो हमारे बिहाफ पे वो चीज़ करते हैं। ठीक है, एक ही सिंपल सा फंडा। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। इसमें दूसरा एग्जांपल हम ट्रस्टी का भी ले सकते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए ट्रस्टी है। पहले एक बार इसे रीड करते हैं। स्टेटमेंट्स मेड बाय द पार्टीज टू द सूट्स, सुइंग और सूट, दोनों पार्टीज इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आर नॉट एडमिशंस। कब एडमिशंस नहीं है? अनलेस दे वर मेड वाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट कैरेक्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि अगर कोई पार्टी उस जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है अब उसको होल्ड नहीं कर रही, तो वो उसके अगेंस्ट जो भी वो बात कहेगा, जो स्टेटमेंट देगा, वो एडमिशंस के तौर पे नहीं मानी जाएंगी। दे विल नॉट बी रेलेवेंट। क्यों? क्योंकि वो जो कैरेक्टर था वो उसको छोड़ चुके हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पहली बात। अब क्या कहना चाह रही हूँ मैं इसमें, एक ट्रस्टी है, ठीक है, ये एक ट्रस्ट है, ये इसको मैनेज करता है। आपको इस ट्रस्ट के अगेंस्ट कोई सूट फाइल करना है, तो अगर आपको इस ट्रस्ट के अगेंस्ट कोई सूट फाइल करना है तो नाम तो ट्रस्टी का ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज ही इज हैंडलिंग दिस प्रॉपर्टी। तो इस ट्रस्टी के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट होगा। अब जब इस ट्रस्टी के अगेंस्ट सूट जो फाइल होगा, तो यहाँ पे अगर इस ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जो ट्रस्टी है, अगर ये कोई स्टेटमेंट देता है, कोई एडमिशन करता है, तो वो एडमिशन यहाँ पे रेलेवेंट होगा, एज एन एडमिशन उसको माना जाएगा, अगर वो उस कैरेक्टर में है। अगर वो ट्रस्टी उस कैरेक्टर को छोड़ देता है, मान लीजिए इसको करके चेंज हो गया, अब जो ये बात कहेगा किसी भी रिगार्डिंग इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी एडमिशन करेगा, तो वो माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना कैरेक्टर छोड़ चुका है। ठीक है, दिस वॉज अबाउट द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बाय पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, persons who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding and who make the statement in their character of persons so interested. Very important, party interested in subject matter। ठीक है, अब party interested in subject matter कौन कौन से हो सकती हैं, ये इसमें हमें बता रखा है कि persons who have any proprietary or pecuniary interest। proprietary और pecuniary दो वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है। pecuniary तो आपको समझ में आ गया कि भाई ये मॉनेटरी है, कोई भी पैसे से रिलेटेड अगर आपकी इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में। और दूसरा हमें दे रखा है प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी से यहाँ पे मतलब है टाइटल, स्टेटस जो आप होल्ड कर रहे हैं प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, जो टाइटल आप होल्ड कर रहे हैं किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, उस रिगार्डिंग ये बात कर रहा है। अगर आपका कोई भी ऐसा इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट मैटर किसी प्रोसीडिंग में, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है या पेक्यूनियरी इंटरेस्ट है, एंड ये साथ में कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, हु मेक दिस स्टेटमेंट इन द कैरेक्टर ऑफ पर्सन्स सो इंटरेस्टेड, एंड हु मेक दिस स्टेटमेंट इन द कैरेक्टर ऑफ पर्सन सो इंटरेस्टेड। मतलब यही कि मान लीजिए इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं पार्टनर्स का, आपके पार्टनर्स हो गए, आपके को शेयरर हो गए, ठीक है, को कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, ये सब क्या है, ये एक साथ करने वाले हैं। तो इसमें अगर एक बंदे का जो डिसीजन है वो दूसरे बंदे के डिसीजन को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज दे हैव द इंटरेस्ट मैटर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो अगर ये जो पार्टनर्स है इसमें हमें बता रखा है हु मेक दिस स्टेटमेंट पर्सन सो इंटरेस्टेड, मान लीजिए ये सब पार्टनर्स हैं ए बी सी डी। अब ये लोग कुछ बात कहते हैं किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है भाई, ये इनका जो है इनकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, चारों ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ली। कुछ क्या हुआ, कुछ दिनों बाद ये प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का काम हुआ, तो मान लीजिए इसके रिगार्डिंग जब ये डिस्पोज ऑफ होने की बात आई प्रॉपर्टी को, या मान लीजिए आप ये ले लीजिए कि डी जो है उसकी डेथ हो जाती है या वो फर्म को लीव कर देता है, डिसोल्यूशन हो जाता है आपका पार्टनरशिप का, ठीक है, तो इसमें से डी जो है वो चला जाता है। तो जब तक इस डी एक पार्टनर था, अगर तब उसने कोई स्टेटमेंट दी है तब तक तो वो एडमिशन के तौर पे मानी जाएगी, पर जैसे ही डी ने इस पार्टनरशिप को लीव कर दिया, तब डी के द्वारा अगर कोई स्टेटमेंट दी जा रही है एज एन एडमिशन, तो वो मायने नहीं रखेगी, क्योंकि अब वो उस करेक्टर में नहीं है
जिस कैरेक्टर में वो था उसके पास अब कोई इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट मैटर में। जब ये चला ही गया तो इस प्रॉपर्टी में इसका काम ही क्या है। तो अब इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी अगर इशू होता है, कोई भी अगर प्रोसीडिंग चलती है, कुछ भी होता है, तो डी जो एडमिशन कर रहा है वो यहाँ पे इररिलेवेंट हो जाएगा, वो यहाँ पे रिलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, दिस वॉज द योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। सी बहुत क्रिटिकल नहीं है जब तक है, और वो क्यों हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। अब ये आपने 1 पॉइंट पढ़ा यहाँ पे, इंटरेस्टेड आर एडमिशंस इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स मेकिंग द स्टेटमेंट्स। यही वर्ड है एक इम्पॉर्टेंट, कि जब तक वो आपका कंटिन्यू हो रहा है ना इंटरेस्ट के सब्जेक्ट मैटर में, ठीक है, जब तक उन पर्सन का किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तब तक वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो एडमिशंस है। एज सुन एज उनका वो अगर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, एज सुन एज वो जो इंटरेस्ट क्रिएट है उनका वो अगर ख़त्म हो जाता है, वो कंटिन्यू नहीं रहता, तो वो कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो विल रिगार्ड नहीं होंगी एज एडमिशंस। दिस इज़ ऑल अबाउट द दिस पॉइंट। नाउ इसी तरीके से हमने इसको इसके साथ कनेक्ट करके पढ़ा। अब हम सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, बाय द पर्सन हुम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड। नाउ कौन से पर्सन है इंटरेस्ट ड्राइव करेंगे। सी, ये ए है, ये बी है, ये बी की प्रॉपर्टी है, बी ने ये अभी ओनर है इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब ए ने क्या है, इसकी ये प्रॉपर्टी को बाय कर लिया, ये बायर बन गया। अब क्या हुआ, एक सूट फाइल हुआ कुछ दिन बाद, उसमें ये कहा गया कि भाई जो तूने प्रॉपर्टी दी है ना, ये प्रॉपर्टी तो तेरी है ही नहीं। जब ये तेरे को बी ने तेरे को बेची तो बी तो इसमें इसका प्रॉपर्टी थी ही नहीं, उसने तेरे साथ फ्रॉड किया है, ठीक है। अब ये जो प्रोसीडिंग चली, जो इसके बाद इस ए ने इंस्टीट्यूट करी इसकी तरह, अब वो कहेगा कि जिस दौरान ये ओनर था, द पर्सन फ्रॉम ओन इंटरेस्ट ड्राइव, पर्सन फ्रॉम द होम द पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट ये हो गया प्रॉपर्टी। अब इसकी जो ए ने इस इंटरेस्ट ड्राइव किया है, ये इस बी के थ्रू किया है। तो अब अगर ये बंदा जो पहले ओनर था, पहले इसका इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था क्योंकि ये ओनर था, अब ये प्रॉपर्टी इसने इसको दे दी, ये बायर बन गया, अब इसका इंटरेस्ट हो गया ना इसमें, इसका तो कोई इंटरेस्ट रहा नहीं। तो जहाँ अब इस बंदे का इंटरेस्ट नहीं रहा बी का, तो अब जो ये स्टेटमेंट दे रहा है, अब जो बी स्टेटमेंट देगा वो एडमिशन के तौर पे नहीं मानी जाएंगी। बट ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द ओनरशिप, ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, जब तक अगर पहले उसने जब तक प्रॉपर्टी बी ए को बेची नहीं थी, तब तक अगर बी ने कोई स्टेटमेंट दी है इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, या कोई भी एडमिशन किया है किसी के भी रिगार्डिंग, तो वो एडमिशन माना जाएगा। बट अगर उसके बाद जब ये इंटरेस्ट ये जो इसका ख़त्म हो जाता है, ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स मेकिंग द स्टेटमेंट्स, यही एक चीज़ है जो यहाँ पे बताई जा रही है कि पर्सन्स जो है वो कर तो रहे हैं, पर अगर ये ओनर नहीं रहा, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तो अब जो ये एडमिशन करेगा वो एडमिशन यहाँ पे रेलेवेंट नहीं होगी, इररेलेवेंट हो जाएंगे, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 18 इन शॉर्ट एंड सिंपल। समझ में आया आप लोगों को। सी, बहुत इजी सेक्शन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस हमें ये वर्ड समझने की ज़रूरत है कि कब तक एक बंदा जो है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग एडमिशन कर रहा है वो कब तक वैलिड होगा, कब तक माना जाएगा। वो तब तक माना जाएगा एडमिशन जब तक उसके पास वो इंटरेस्ट है, जब तक वो एक कैरेक्टर अपने पास होल्ड कर रहा है, जब तक वो एक किसी पार्टी से ऑथराइज्ड एजेंट है, जब तक वो किसी एडमिशन को कर रहा है एज अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने थे। रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आपको समझ में आ गया कि किसी ने कोई होल्ड कर रखा है, जब तक उसने कोई स्टेटमेंट दी उसके रिगार्डिंग, जब तक उसके पास वो कैरेक्टर था तब तक मायने है, तब तक नहीं है। इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, पेक्यूनियर इंटरेस्ट हो गया, प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट हो गया। अगर है ड्यूरिंग दिट तो है, ठीक है, नहीं है तो एडमिशन नहीं है, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 18 कि कौन कौन से पर्सन हैं जो एडमिशन्स कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द सेक्शन नंबर 18। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ गाइज लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक इट। एंड अगर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी होती है या आपको कुछ समझ में नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई श्योरली क्लियर योर डाउट्स। सो अगर किसी टॉपिक पे आपको जानना है कि भाई कुछ अलग से बनाऊँ तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। फ़िलहाल दिस वॉज शॉर्ट एंड सिंपल।
4 पॉइंट्स थे इसमें जो कि हमने कवर कर लिए। 19, 20, 21 में भी हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, मतलब जो पर्सनस हैं। बट अभी फ़िलहाल सेक्शन नंबर 18 यहाँ पे वाइंड अप हो गया है, ठीक है। सो टिल द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स मेकिंग द स्टेटमेंट्स, ठीक है। जो स्टेटमेंट दे रहा है उसकी ही तो इंटरेस्ट चाहिए ना। अगर उस बंदे का ही इंटरेस्ट नहीं हुआ जो प्रॉपर्टी दे रहा है, जिस चीज़ के बारे में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं, अगर मैं उसके बारे में कोई स्टेटमेंट दे रही हूँ, डजेंट मैटर, उस चीज़ पे एडमिशन कोई कैसे कर सकता है जब उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। सो ये था हमारा बेसिकली, यही था हमारा सेक्शन नंबर 18। सो सेक्शन नंबर 18 यहाँ वाइंड अप होता है। पहला मैंने आपको बताया था पार्टी, दूसरा बताया था एजेंट, दूसरा बताया था रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, थर्ड था आपका इंटरेस्ट मैटर सब्जेक्ट मैटर में, फोर्थ था आपका इंटरेस्ट ड्राइव्ड, ठीक है। ये आपके 4 पॉइंट्स थे। अगर इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो प्लीज़ दोबारा कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं दोबारा से आपको ये नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी। सो गाइज प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।